क्या आपको वो 3 इडियट मूवी याद है, जहां पर रणछोड़ दास चांचड़ ने कहा था कि बेटा एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। सरकार को यह बात समझने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आज से 5 साल पहले सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई, जिसके अंदर सरकार ने एजुकेशन के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म किए। आज उसी रिफॉर्म को हम देखेंगे और जानेंगे कि क्या ये जो रिफॉर्म है इन बीते 5 सालों के अंदर हमारे लिए फ्रूटफुल रहे या नहीं रहे। तो इसलिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप कभी भी मिस करके एग्जाम में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो आपको पता होगा कि अगर किसी स्कीम के कोई भी लॉन्च के 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर कंप्लीट होते हैं, 15 ईयर कंप्लीट होते हैं, तो वो हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो आज हम उसी एक इनिशिएटिव की बात करने वाले हैं, जो कि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखो, जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं, आपको हमेशा आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप अगर इस वीडियो में देखोगे तो जो आप ये देख रहे हो ना, 5 ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रोग्रेस, चैलेंजेस एंड रोड अहेड, ये बेसिकली क्या है, हमारा एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम ऐसे लिख रहे हैं। अब देखो, ऐसे आपको जो एग्जाम में लिखना होगा ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में लिखना होगा जो मैंने कि ऊपर आपको लिखा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे फर्स्ट पैरा में मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने बॉडी लिखी, जहां पर मैंने 1, 2 और फिर ऐसे 3, 4, 5 एंड 6, टोटल मैंने 6 पैराग्राफ जो है वो बॉडी में लिखे। एंड देन मैंने क्या लिखा, नीचे कंक्लूजन दे दिया। तो जब भी आप ऐसे लिखेंगे, कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट आपके ऐसे में होना चाहिए और बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपना ऐसे जो है वो लिखना है। बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से अगर हम ऐसे को थोड़ा सा और इनहेंस कर दे, उसको टॉपिक वाइज बना के, ताकि हम उन चीज़ों को समझ पाएं, तो समझने के लिए जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, वो हमारा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि NEP 2020 के बारे में, जो कि ये वाला कंटेंट हम रीड करेंगे यहाँ वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको ये कंटेंट चाहिए, आपको जानना है, ऐसे लिखा हुआ चाहिए, एक रेडीमेड ऐसे चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली ये ऊपर वाला ऐसे आपके काम का है, जो कि आप फर्दर पढ़ सकते हो इसको टेलीग्राम से इसे डाउनलोड करके। ठीक है, अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं 5 ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। अब देखो, जब भी आप बात करोगे 5 ईयर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें क्या करना होगा, इसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं कि एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो हमारा एजुकेशन है वो ह्यूमन के डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। सोसाइटी की इक्वलिटी को कहीं ना कहीं बराबर करने के लिए एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी कहीं ना कहीं एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। Recognizing its transformative potential, India adopted the National Education Policy in 2020, replacing the previous policy of 1986। कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब है कि भारत ने यह रियलाइज किया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, तो उसने इस नीड को अडॉप्ट करते हुए एक नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर लेकर के आई, जहां पर उसने पुरानी पॉलिसी जो कि 1986 की पॉलिसी चल रही थी, उसको रिप्लेस किया गया। NEP 2020 इनवाइसेस एज अ होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, multidisciplinary, inclusive education system that prepare learners for the 21st century while aligning with the India's socio-cultural context and global standard। अब ये जो हमारी 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी ना, इसके अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, होलिस्टिक अप्रोच मिलता है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि अगर आप मैथ लेते हो तो मैथ के साथ आप बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते थे। सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पहले, जैसे मान लो हम लोगों ने जब पढ़ाई करी, जब 11th 12th में थे, तो हमारे पास क्या ऑप्शन थे, हमारे पास एक ही ऑप्शन थे, या तो PCB ले लो या फिर PCM ले लो। अगर मैथ लोगे तो बायोलॉजी नहीं ले सकते, और अगर तुमने बायोलॉजी ली तो फिर मैथ नहीं ले सकते। लेकिन क्या था कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी। उसने कहा नहीं, जिस पर्सन को, जिस स्टूडेंट को जो चीज़ें पढ़नी है ना, उसे वही चीज़ें पढ़ाओ।
तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरीके की मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्डर हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बेसिकली इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहां पर आपको क्या पता लगेगा कि 5 ईयर इनटू इट्स इंप्लीमेंटेशन द पॉलिसी हैज कैटलाइज्ड सिग्निफिकेंट रिफॉर्म, यानी कि 5 साल इस पॉलिसी के हो गए हैं इंप्लीमेंट हुए और इस पॉलिसी ने बहुत सारे सिग्निफिकेंट रिफॉर्म को क्या कर दिया है, कैटलाइज कर दिया है, मतलब कि प्रेरित कर दिया है। एट चैलेंजेस रिमेन, बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं जो कि त्यों बनी हुई है इन द ट्रांसलेटिंग विजन into the reality across India's vast and diverse educational landform, यानी कि इस एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारी चीज़ों को बदला भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी जो कि त्यों ही हैं, मतलब वो बदल नहीं पाई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भारत का जो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट हो, एक एजुकेशनल लैंडस्केप बहुत अच्छा हो, डाइवर्स हो, तो उस हिसाब से अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनचेंज हैं। तो इस तरीके की हमारी इंट्रोडक्शन हो सकती है इस टॉपिक के लिए, जो कि आप लिख सकते हो। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी था वो किन चीज़ों के ऊपर, किन पिलर्स के ऊपर उसको बनाया गया था। तो आपको क्या पता लगेगा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की थी ना, built on the pillars of equality, accessibility, quality, affordability and accountability। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ये नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बनाया गया था, ये था हमारे इक्वालिटी के ऊपर, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, इक्वालिटी यानी कि क्वालिटी के ऊपर, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर क्या कह रहा है कि इट इन्विजन्स और ट्रांसफॉर्मेटिव रोड मैप अक्रॉस स्कूल, हायर वोकेशनल एंड अडल्ट एजुकेशन की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंक्लूड, यानी कि जब आप बात करते हो नई एजुकेशन पॉलिसी की, तो जब ये पॉलिसी आया था तो स्कूल लेवल के ऊपर, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर या फिर जो एडल्ट एजुकेशन है उन सब चीज़ों के ऊपर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हैं वो लिए गए थे, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमारी फोकस था कि हम इक्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बात करें, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात करें, और इसके अंदर जो हमने की एरियाज थे जहां पर हमने फोकस किए, अब वो एरियाज हमारे कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। यानी कि इसका फ्रेमवर्क क्या था। सबसे पहला था स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म, यानी कि सरकार ने किस चीज़ के ऊपर बात करी, स्कूल एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लाने की बात करी। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया 5+3+3+4 कैरिकुलम स्ट्रक्चर, रिप्लेसिंग द 10+2 सिस्टम, यानी कि जहां पहले 10+2 सिस्टम था उस सिस्टम को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया इस 5+3+3+4 वाले सिस्टम के तहत। यहां पर गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया ऑन द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने फोकस करा कि वो किन चीज़ों पर ध्यान देगी, वो हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी, यानी कि जो पहली, तीसरी, 5वीं क्लास में स्टडी हो रही है वहीं से बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाई जाए, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस करा, न्यूमरेसी के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस करा, एक्सपीरियंटल लर्निंग, यानी कि जो पहले हम थ्योरी पढ़ते थे उस थ्योरी को थ्योरेटिकल ना बल्कि प्रैक्टिकल वे में लोगों को पढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। इस चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या करा, सोचना स्टार्ट करा इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हैव बीन इंटीग्रेटेड इन द फॉर्मल सिस्टम, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, जैसे आप प्री स्कूल देखते हो ना, प्री बोर्ड स्कूल, तो इस तरीके के जो स्कूल्स हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम जो है उनको इंटीग्रेट कर दिए गए फॉर्मल सिस्टम में, एंड हाईलाइटिंग द इंपोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट 8 ईयर ऑफ द लर्निंग। और वहां पर बताया गया सरकार के द्वारा कि जो किसी बच्चे का 8 साल है, पहले के 8 साल जो वो पढ़ाई के अंदर निकालता है, अगर वो बेटर होता है तो फिर आगे चल के वो लड़का अच्छा ही करता है एकेडमिक्स के अंदर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो बच्चे के पहले 8 साल थे उनके ऊपर गवर्नमेंट ने फिर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो पहली जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर की एरियाज थे जहां पर रिफॉर्म करे गए थे वो था हमारा स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म। फिर हमारे पास आता है हायर एजुकेशन रिफॉर्म, यानी कि सरकार ने स्कूल लेवल एजुकेशन के अंदर जब रिफॉर्म कर लिया तो सरकार कहां आती है, हायर एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर। सरकार यहां पर क्या करती है, तो आप देखोगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल कैरिकुला विद मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट, प्रमोशन ऑफ लिबरल एजुकेशन एंड इंक्रीज फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि पहले आप अगर 10th में हो,
12th में जा रहे हो तो या तो आप पीसीबी लोगे या पीसीएम लोगे, आप बायोलॉजी के साथ मैथ नहीं ले सकते थे। लेकिन सरकार ने इस करिकुला को, जो कि 1986 से चला आ रहा था, इस करिकुला को सरकार ने चेंज किया और मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल कैरिकुला और बहुत सारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट जो है वो ऐड किए, जिससे कि हमारा लिबरल एजुकेशन प्रमोट हो सके और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका फोकस इंक्रीज हो सके ऑन द रिसर्च एंड इनोवेशन। तो इस फील्ड में गवर्नमेंट ने बेसिकली हायर एजुकेशन रिफॉर्म के अंदर काम किया। द पॉलिसी इनकरेज ऑटोनॉमी फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थ्रू द नेशनल हायर एजुकेशनल अथॉरिटी, जिसको बोला जाता है NHERA। यानी कि ये जो हमारी हायर एजुकेशन के रिफॉर्म की जिम्मेदारी जो थी गई, या फिर जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो क्रिएट कर दिया गया ताकि इन सब चीज़ों के ऊपर क्या किया जा सके, ध्यान रखा जा सके। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन। यानी कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो गवर्नमेंट है उसने वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करा, इसके अंदर भी रिफॉर्म किया। वो रिफॉर्म क्या थे तो आपको पता लगेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल कोर्सेज फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड टू प्रमोट द एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंडस्ट्री रेडी स्किल। कहने का क्या मतलब है इसका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने क्लास 6 से ही, यानी कि अगर कोई बच्चा क्लास 6 में ही है तभी से उसको क्या किया जाएगा, वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पर उस बच्चे को इंडस्ट्री लेवल के स्किल प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि अगर बच्चा कभी बड़ा हो जाए, कभी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाए तो उसको क्या हो सके, इंडस्ट्री रेडी स्किल मिल सके, जिसके वजह से वो वहां पर एम्प्लॉयबिलिटी को जनरेट कर पाए और एम्प्लॉयमेंट हो सके। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके वो एम्प्लॉयमेंट भी हो सके। तो ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर गवर्नमेंट की सोच दिखाई पड़ती है। उन्होंने काम करा क्या कि पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्री एंड स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर इनकरेज्ड। मतलब सरकार ने बोला कि भैया जो भी इंडस्ट्री है, जिनके पास जो भी स्किल है, जो स्किल वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉय में हो, वो स्कूलों में जाएं, बच्चों में वो स्किल डेवलपमेंट करवाएं, ताकि यही बच्चे कल उनके कंपनीज के अंदर काम करेंगे तो उनके अंदर ये स्किल पहले से ही हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया विद द इंडस्ट्री एंड द स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से क्लास 6 के बच्चे को भी वो स्किल दी जाती है जो कि अब आगे चल के इंडस्ट्री में यूज होगी। ठीक है ना, तो ये हमारा एक पॉइंट यहां पर बनता है जो कि गवर्नमेंट ने इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत चेंज किया था। फिर हमारे पास आता है इक्वलिटी एंड इंक्लूजन। अब देखो इसके अंदर गवर्नमेंट का क्या फोकस था, गवर्नमेंट का फोकस ये था कि फोकस ऑन जेंडर इंक्लूजन, सोशल इक्वलिटी एंड एजुकेशन फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप थ्रू द स्कॉलरशिप, रेसिडेंशियल स्कूल एंड स्पेशल इंटरवेंशन। अब होता क्या है, आप गांव शहरों में देखोगे कि जो हमारे अमीर घर के लोग होते हैं, अमीर घर के लोग मतलब कि टॉप 10% जो लोग हैं हमारे, जिनके अंदर 65% वेल्थ है, उनके लड़के जो है वो अच्छे पढ़ लिख लेते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा मार्जिनलाइज ग्रुप के होते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं, जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर करते भी हैं तो वहां पर भी वो जेंडर बायस्ड एजुकेशन हो जाती है। मतलब लड़के को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा और लड़की को फिर नहीं पढ़ाया जाएगा अच्छे स्कूल में, या ऐसा भी हो सकता है कि लड़के को हायर एजुकेशन तक पढ़ाया गया और लड़की को 8 या 10th या 12th करा करके एजुकेशन क्लोज कर दी गई, बंद कर दी गई। तो सरकार ने इस चीज को रिफॉर्म करते हुए उसने फोकस्ड ऑन जेंडर इंक्लूजन। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जेंडर इंक्लूजन करेंगे, मतलब फीमेल्स को भी क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर एजुकेशन के अंदर लेकर के आएंगे और उन्हें पढ़ाई के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ साथ सोशल इक्वलिटी, यानी कि सरकार ने कहा कि देखो स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर हर बच्चा बराबर तरीके से ट्रीट हो। तो सोशल इक्वलिटी के लिए, जेंडर इंक्लूजन के लिए, और जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको स्कॉलरशिप दे करके, रेसिडेंशियल स्कूल दे करके और स्पेशल इंटरवेंशन देके सरकार क्या करेगी, उनको एजुकेशन सिस्टम के अंदर लेकर के आएगी। तो सरकार ने एक रिफॉर्म ये किया था इक्वलिटी एंड इंक्लूजन के बिहाफ पर, आप ये बोल सकते हो। फिर हमारे पास क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। यानी कि सरकार ने इस नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करी। इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक्सपेंड किया, जैसे कि ई कंटेंट डेवलपमेंट हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गए, बैलेंस्ड लर्निंग हो गई या ब्लेंडेड लर्निंग हो गई, और एमिंग टू ब्रिज द अर्बन रूरल डिवाइड। सरकार का ये था कि अगर मान लो
कि अगर हम चाहते हैं कि इंडिया एजुकेशन में अच्छा हो तो हमें बदलते टाइम के साथ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना होगा। तो सरकार ने बेसिकली लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया। इफ आई एम रॉन्ग या फिर सॉरी, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं ना, तो एक तुमने देखा होगा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कुछ अभ्युदय योजना करके स्टार्ट किया था, जहां पर वो क्या कर रही थी कि फ्री में लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन वगैरह होती हैं उनके लिए कोचिंग प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हमारी सरकारों ने किया, जहां पर उन्होंने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप किए, जिसके मदद से वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो बच्चा बहुत ही बोल सकते हो कि गांव में रहता है जिसके पास फैसिलिटी अच्छी नहीं है, उसको भी वो कोचिंग प्रोवाइड कर पाए, ताकि वो बच्चा अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की, जेई की, यूपीएससी सीएससी की या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, देन वो क्या कर सके, वहां से एक्सेल कर सके और अपने प्रिपरेशन को करके वो लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का भी काम किया, यानी कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एक्सपेंड किए, ई कंटेंट डेवलपमेंट किया गवर्नमेंट ने, ऑनलाइन कोर्सेज बनाए और बहुत सारी लर्निंग जो है वो ब्लेंड कर दी विद ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जिसका एम सिर्फ यही था कि जो हमारा अर्बन रूरल डिवाइड वाला गैप है ना, उस गैप को हमें ब्रिज करना है और गांव और शहरों के बीच में जो गैप्स आ रहे हैं उन गैप को हमें हटा के कहीं ना कहीं एक अच्छा भारत बनाने की तरफ एजुकेशन को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना है। फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है टीचर डेवलपमेंट। अब देखो गवर्नमेंट ने इतने सारे एजुकेशन पर काम किया, बट गवर्नमेंट को लगा यार ये एजुकेशन तो टीचर ही देगा ना, तो पहले तो टीचर की भी डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बेसिकली टीचर की भी डेवलपमेंट के लिए इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कानून बनाए। गवर्नमेंट ने क्या किया, आप देखोगे आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट एम्फेसिस ऑन टीचर एजुकेशन, यानी कि गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, उस टीचर की भी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और उतने लायक की होनी चाहिए कि वो आपको पढ़ा पाए। तो टीचर डेवलपमेंट में आया कि एम्फेसिस ऑन द टीचर एजुकेशन, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव टू इनहेंस द टीचिंग क्वालिटी। यानी कि सरकार ने देखा कि अगर कोई टीचर है तो वो योग्य है कि नहीं है, तो टीचर की एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया। कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि टीचर ऐसा तो नहीं कि मान लो साल 1970 में उसने टीचिंग ज्वाइन करी थी, मौसम बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, तुम्हारे जज्बात भी बदल रहे हैं, लेकिन वो टीचर अभी भी उसी प्रिमिटिव मेथड में पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमें अपने कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी लेकर के आना है, और साथ में जिस टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा उस टीचर की सैलरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरीके के इंसेंटिव ला करके गवर्नमेंट ने जो हमारी टीचिंग की क्वालिटी है, जो टीचर की क्वालिटी है, उसको भी इनहेंस करने की कोशिश करी है। तो ये हमारे वो एरियाज हैं जहां पर हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर काम किया गया था। अब देखो ये सब जो काम किया गया था, इसके वजह से हमारे टीचिंग के अंदर जो हमारा एजुकेशन फील्ड है उसके अंदर प्रोग्रेस क्या दिखाई पड़े, ठीक है ना। तो अचीवमेंट ओवर द 5 ईयर, अब ये अचीवमेंट आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट में डाल सकते हो, है ना। तो ये आप जो अचीवमेंट देखोगे 5 ईयर के, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रोग्रेस जो आपको देखेगा वो होगा करिकुलर एंड पेडालॉजिकल रिफॉर्म, यानी कि जो आपकी करिकुलर और पेडालॉजिकल रिफॉर्म है ना, वो आपको पहली अचीवमेंट के रूप में दिखती है। यहां पर क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लाया तो बहुत सारी स्टेट ने 5+3+3+4 ये वाला जो मॉडल है इसको क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, एंड अपनी एजुकेशन इन सब चीजों के ऊपर स्टार्ट कर दी, एंड इसको फर्दर बोल सकते हो कि एडॉप्शन के साथ इस पे इंप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मेनी स्टेट हैव एडॉप्टेड द 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर, रीओरिएंटिंग द स्कूल एजुकेशन टुवर्ड द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। मतलब कि स्कूलों ने फिर वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि नई एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी कैंपेनिंग सच एज निपुण भारत मिशन एम टू इंश्योर बेसिक स्किल इन अर्ली ग्रेड्स। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जिस निपुण भारत मिशन की बात हो रही है, इस निपुण भारत मिशन में क्या किया गया कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी थी, जो न्यूमरेसी कैंपेनिंग थी, इससे जो हमारे अर्ली ग्रेड्स के बच्चे थे उनके अंदर जो बेसिक स्किल है वो हम डेवलप करने में सक्षम रहे थे। तो ये हमारा पहला प्रोग्रेस हमें इस एजुकेशन पॉलिसी से मिला। फिर हमारा दूसरा प्रोग्रेस क्या मिलता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिला इसी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगेगा कि देखो जैसे इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव लाइक दीक्षा, जहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग
ऑनलाइन कोर्सेज एंड स्मार्ट क्लासरूम हैव एक्सपेंडेड एक्सेस टू द क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारा ये दीक्षा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, इस दीक्षा इनिशिएटिव के थ्रू हमने ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट क्लासरूम को एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से क्वालिटी एजुकेशन और रिसोर्सेज जो है वो स्कूलों तक पहुंच गई। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक द पॉलिसीज फोकस्ड ऑन ब्लेंडेड लर्निंग फैसिलिटेटेड कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन थ्रू द ऑनलाइन एंड रेडियो बेस्ड प्रोग्राम। यानी कि जो हमारी कोविड-19 का टाइम था, उस टाइम पर गवर्नमेंट ने क्या किया था, ब्लेंडिंग लर्निंग को भी प्रमोट किया था, जहां पर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्लस ऑफलाइन क्लासेस क्या हो रही थी, प्रोवाइड हो रही थी। तो इस तरीके से हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी लिया, जो कि हमारे एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन रिफॉर्म। अब देखो हायर एजुकेशन रिफॉर्म में क्या पता लगता है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, credit based flexibility and liberal education program has begun the select institution collaboration with the global universities and reform in regulatory mechanism aim to improve the quality and autonomy। अब देखो हायर एजुकेशन रिफॉर्म में क्या रहता है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद अब उसको मान लो बीटेक करना है, ठीक है, किसी को एमबीए वगैरह करना है हायर एजुकेशन के अंदर। अब वो मान लो किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, उसको एमबीए करना है, किसी ने 10th कर लिया, उसको बीटेक करना है। अब होगा क्या कि उसके पास मान लो उतने पैसे नहीं हैं, तो इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज ओपन करी कि चलो अगर मान लो आपने आर्ट साइड से करा है तो आपके लिए मैं अलग यूनिवर्सिटी खोल देता हूं, जहां पर आप आर्ट साइड के जो ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज है वो कर लोगे। कोई साइंस साइड से उसने करा हुआ है तो उसके लिए साइंस साइड से कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ओपन कर दी गई, जिसमें कि वो साइंस से रिलेटेड फर्दर स्टडी कर सकता है। इसी तरीके से क्रेडिट बेस्ड फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई कि अगर मान लो किसी के पास पैसे वैसे नहीं है, कम पड़ रहे हैं, तो वो क्रेडिट भी कर सकता है, कहीं से उधारी लेके भी क्या कर सकता है, अपना एडमिशन करा के फर्दर पढ़ाई वो कर सकता है। लिबरल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करे गए, और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज थी उनको ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन भी मिला, जिसके वजह से वो वहां की टेक्नोलॉजी को अपने देश के अंदर अपने बच्चों के साथ ट्रांसफॉर्म कर पाए, उनको वो सिखा पाए, जिससे कि क्या हुआ, कहीं ना कहीं ओवरऑल बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हुआ, एंड इससे हमारी एजुकेशन की क्वालिटी भी क्या हो गई, कहीं ना कहीं इंप्रूव हो गई और बढ़ गई। तो ये भी हमें क्या होता है, एक बेनिफिट जो है या प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी की। तब अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है वोकेशनल एंड स्किल इंटीग्रेशन। यहां पर सरकारों ने क्या किया कि सेवरल स्कूल हैव इनिशिएटेड स्किल मॉड्यूल एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप इनेबलिंग द स्टूडेंट टू अक्वायर द प्रैक्टिकल नॉलेज अलोंगसाइड द एकेडमिक लर्निंग। मान लो गवर्नमेंट ने जैसा बोला कि हम बच्चों को क्या करेंगे, हम बच्चों को क्लास 6 से ही इंडस्ट्रियल टाइप के स्किल देने स्टार्ट करेंगे, जिसके वजह से बच्चा कल को अगर नौकरी करना चाहे तो उसके पास वो स्किल हो, जिसके वजह से किसी कंपनी में वो जाए तो उसको जॉब मिल जाए। इसके लिए सरकार ने क्या करा कि स्कूलों के अंदर स्किल मॉड्यूल जो है वो इनिशिएट किए, जहां पर कंपनीज आती थी, अपने स्किल को वो दिखाती थी, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को कराती थी, जिसके वजह से उनका जो नॉलेज था, एकेडमिक नॉलेज वो तो बढ़ ही रहा था, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ रहा था, और उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग जो थी वो भी स्किल बेस्ड हो रही थी, जिससे आगे चल के उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था या मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिली, जो कि एक प्रोग्रेस के अंदर आप लिख सकते हो। फिर आती है फोकस एंड इंक्लूजन। अब देखो फोकस एंड इंक्लूजन क्या था गवर्नमेंट का, कि वो लड़कियों को लेकर के आएगी, और जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से हैं, जिनके पास पैसे वैसे नहीं है, उनको एजुकेशन कराया जा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक्सपेंशन ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम को एक्सपेंड कर दिया। सपोर्ट प्रोवाइड किया फॉर द स्पेशल नीड एजुकेशन, मतलब कि जो भी स्पेशल नीड पड़ी थी एजुकेशन में, उसके लिए सरकार ने पैसे भी प्रोवाइड करे। कम्युनिटी इंगेजमेंट भी लाया, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके बच्चे अब स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं और हायर एजुकेशन तक वो पहुंच गए हैं। तो दैट इज द बिग अचीवमेंट जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने हमें दिखाया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का फोकस एंड इंक्लूजन था, इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किए, सपोर्ट प्रोवाइड किया फॉर द स्पेशल नीड एजुकेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़ाई, जिसके वजह से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है उनका भी पार्टिसिपेशन एजुकेशन के अंदर बढ़ गया। अब इसके बाद आता है टीचर डेवलपमेंट। अब देखो टीचर डेवलपमेंट में क्या था, सरकार यही तो चाहती थी कि टीचर डेवलपमेंट हो। तो टीचर डेवलपमेंट के लिए जो ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी था, इस एजुकेशन पॉलिसी ने देखा कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए गए, ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल लाया गया, एंड रिफॉर्म इन द टीचर रिक्रूटमेंट एंड इवेल्युएशन हैव बिगन टू एड्रेस द हिस्टोरिकल गैप टीचर क्वालिटी।
तो कहने का क्या मतलब है यहाँ, कहने का मतलब ये है कि जो टीचर की डेवलपमेंट है ना, इस पॉइंट पर अगर हम प्रोग्रेस देखें तो हमें क्या मिलता है कि टीचरों के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोफेशनली क्रिएट करे गए, टीचरों की ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूलिंग कराई गई, और इस रिफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ टीचर की रिक्रूटमेंट ही नहीं बल्कि एक अच्छे टीचर और एक क्वालिटी भरा टीचर जो है वो बच्चों को मिल पाया, जिसकी वजह से एजुकेशन हमारा अच्छा हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे वो प्रोग्रेस है जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम देख पाए। ठीक है ना। अब देखो इतने प्रोग्रेस है तो क्या कोई चैलेंजेस नहीं आए होंगे, चैलेंजेस भी रहे होंगे। अब वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं, गैप कौन कौन से हैं जो नई एजुकेशन पॉलिसी के इतने अच्छाइयाँ होने के बाद भी उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर आपको चैलेंजेस में क्या दिखेगा, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट। रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट का मतलब ये हो गया कि सरकार के पास पैसा ज़्यादा है नहीं खर्च करने को, है ना। सरकार के पास उतना पैसा है नहीं कि वो यहाँ पर आपको पैसे खर्च कर सके बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको क्या पता लगेगा, आप देखोगे कि अचीविंग द पॉलिसी एम्बिशंस गोल रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग, करिकुलर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी विच रिमेन अनइवन अक्रॉस स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से सरकार चाहती है, सरकार का जो पॉलिसी का एम्बिशन है, जो गोल है, उसके लिए उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे पास है नहीं। इन्वेस्टमेंट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो करनी चाहिए वो नहीं है, जो टीचर को ट्रेनिंग दिलानी चाहिए उतने हमारे पास पैसे नहीं है, करिकुलर डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसके वजह से कई सारे स्टेटों के अंदर ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी अच्छी से या उतनी स्मूथली रन नहीं हो रही हैं। आप अपने गांव के स्कूलों का एग्जांपल ले लो, क्या उसके अंदर ये सब सुविधाएं आई हैं? किसी किसी गांव में होंगी, मैं नहीं कह रहा सबके गांव में नहीं होगी, बट मेरे गांव में नहीं है। तो इसका मतलब यही तो है कि सरकार के पास वो फंड नहीं है कि वो हर जगह इस तरीके की सुविधाओं को वो पहुंचा पाए। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, डिजिटल डिवाइड। अब इस डिजिटल डिवाइड भी बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे क्या पता लगता है, देखो ये कह रहा है कि वाइल डिजिटल इनिशिएटिव हैव एक्सपेंडेड लर्निंग, जबकि जो हमारा डिजिटल इनिशिएटिव है इससे हमारी जो लर्निंग है, जो पढ़ने का तरीका है वो एक्सपेंड हो रहा है। अर्बन रूरल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है वो कम हो रही है थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस। मेनी स्टूडेंट लैक डिवाइसेस, कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी। लेकिन आज भी आपको पता लगेगा कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं, इवन 2020-21, इवन कह लो 2022 तक भी, 22 में तो आ गया था फोन मेरे पास, 2021 में आई हैव नो फोन्स। ठीक है, मतलब कोई भी फोन नहीं था, एक कीपैड वाला था शायद से, या फिर वो भी नहीं था। तो इस तरीके से अभी भी क्या है ना कि गांव के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं ना, उन लोगों के पास अगर आप देखोगे तो डिजिटल इनिशिएटिव जो कि ऑनलाइन लर्निंग को एक्सपेंड करती है, अर्बन रूरल एंड सोशियो कनेक्टिविटी को बढ़ाती है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अर्बन रूरल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अभी भी है इन द ऑनलाइन एजुकेशन। क्यों है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास डिवाइसेस नहीं है, उनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन एजुकेशन का यूज नहीं कर पाते। और इस ऑनलाइन एजुकेशन का जो फायदा है वो अर्बन एरिया के लोग ज्यादा उठा लेते हैं एज कंपेयर टू रूरल एरिया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सरकार अब इसको कैसे मिटिगेट करेगी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट चैलेंज जो कि हमें यहाँ देखने को मिलेगा, वो है टीचर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, टीचर प्रिपेयर्डनेस का मतलब है कि जो हमारा टीचर है वो किस तरीके से तैयार है आने वाले समय के लिए, आने वाली एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि शिफ्टिंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग डिमांड सब्सटेंशियल रीस्किलिंग ऑफ टीचर, रेजिस्टेंस टू चेंज द इनएडुकेट प्रोफेशनल डेवलपमेंट पोज ऑब्स्टेकल। क्या कह गया ये कह गया कि शिफ्टिंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग डिमांड सब्सटेंशियल रीस्किलिंग ऑफ टीचर। अब मान लो जो टीचर है भाई, टीचर भी तो पहले जमाने का पढ़ा हुआ है। अब टीचर को किसी ने प्रैक्टिकल कराया नहीं, उसने सिर्फ थ्योरी और थ्योरी पढ़ी है। अब वही इंसान टीचर बन गया है। अब उसे तुम कह रहे हो कि भाई तुम प्रैक्टिकल करा दो। भैया उसने प्रैक्टिकल करा ही नहीं है, हमेशा थ्योरी ही पढ़ी है। वो बच्चों को थ्योरी ही पढ़ा पाएगा ना, वो प्रैक्टिकल कैसे करा पाएगा? तो उसकी जो स्किलिंग है टीचर की, उसको भी तो वापस से स्किल करना पड़ेगा। उसको वो जो प्रैक्टिकल्स है वो करके दिखाने तो पड़ेंगे पहले, तो वो प्रैक्टिकल उनको करके दिखाएगा कौन? टीचर को कौन स्किल देगा? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आज हमें यह फेस करने को मिलता है, जिसके वजह से बहुत सारी जगहों पर
जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले प्रैक्टिकल नहीं होता था, तो प्रैक्टिकल के सामान नहीं है, तो इनएडेक्वेट बोल सकते हो कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स हैं, जिसके वजह से प्रैक्टिकल करा पाना मुश्किल है। एक तो टीचर की स्किल नहीं है, दूसरा वहाँ पे सामान नहीं है प्रैक्टिकल के लिए, तो फिर प्रैक्टिकल लर्निंग हो नहीं पा रही है, जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर आता है इक्वलिटी चेंजेस। अब देखो इक्विटी चैलेंजेस क्या क्या है, यहाँ पर आपको पता लगेगा कि डिस्पाइट द स्कॉलरशिप एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम, यानी कि सरकार ने स्कॉलरशिप भी लाया, इंक्लूसिव प्रोग्राम भी स्टार्ट किए, बट अभी भी अगर आप देखोगे तो ड्रॉप आउट रेट अमंग द मार्जिनलाइज कम्युनिटी रिमेन हाई ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक प्रेशर, चाइल्ड लेबर एंड जेंडर नॉर्म्स। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी, जो मार्जिनलाइज ग्रुप था, इनके बच्चों को पढ़ाने की भरपूर कोशिश करी है सरकार ने वो हर सुविधा देने की कोशिश करी है जिससे कि बच्चा पढ़ ले। लेकिन आज भी अगर आप भारत में जाओगे और ड्रॉप आउट का रेट देखोगे तो इन कम्युनिटी के बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उन बच्चों के ऊपर अपने सोशो इकोनॉमिक प्रेशर का दबाव होता है, मतलब कि उनको घर चलाना है भाई, पैसे कमाने हैं, ठीक है ना। उन पे चाइल्ड लेबर का प्रेशर होता है, जेंडर का नॉर्म्स होता है कि जैसे ये लड़की है तो चलो जल्दी शादी करनी है तो इसको पढ़ाई जल्दी नहीं करवाएंगे, मतलब 10th-12th करा के लड़की को फिर शादी कर दी, या फिर लड़की इसलिए उसको आगे नहीं भेजा जा रहा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सब जेंडर नॉर्म्स हो गए, चाइल्ड लेबर हो गया, सोशो इकोनॉमिक प्रेशर हो गया, जिसके वजह से उस बच्चे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है फैमिली को संभालने का, और उस फैमिली को संभालने के चक्कर में वो बच्चा क्या करता है, अपना ड्रॉप आउट ले लेता है, वो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि इक्विटी चैलेंजेस के अंदर आती है। फिर हमारा क्या आता है कि हायर एजुकेशन बॉटलनेक। अब देखो हायर एजुकेशन बॉटलनेक का मतलब क्या है कि मान लो क्लास 10 में 12th में लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं, लेकिन जब बात आती है हायर एजुकेशन की, नीट और आईआईटी जैसे एजुकेशंस की, तो वहाँ पर सीटें लिमिटेड है, तो ले देके कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है और बाकी बच्चे फिर क्या करें, तो इसका एक प्रॉब्लम है सरकार के पास। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी रिक्वायर रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड सिंथेटिक कैपेसिटी। मेनी यूनिवर्सिटीज स्ट्रगल विद द फैकल्टी शॉर्टेज, रिजिड स्ट्रक्चर एंड लेगेसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर फैकल्टी की शॉर्टेज है, मतलब कि वहाँ पर टीचर ही आपको देखने को नहीं मिलेगा, रिजिड स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा जिसको लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर लेगेसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसके वजह से वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है रिफॉर्म की, और उस रिफॉर्म को क्लियरली कोई कर नहीं रहा, जिसके वजह से वो बोटलनेक बन गया है। बहुत सारे स्कूलों के अंदर ऐसा देखा गया है, जो कि चैलेंज है अभी भी स्टिल इंडिया में। फिर हमारे पास क्या आता है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। अब देखो यहाँ पर किसी स्कूल को मॉनिटर कौन कर रहा है, इवेलुएट कौन कर रहा है कि कौन काम कैसे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी प्रॉब्लम है। तो आपको पता लगेगा कि इफेक्टिव असेसमेंट फ्रेमवर्क, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आर स्टिल डेवलपिंग। यानी कि सरकार जो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर फ्रेमवर्क की बात कर रही थी, असेसमेंट करने की, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की जो बात कर रही थी, जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात कर रही थी, वो अभी भी डेवलपिंग फेज में है, वो डेवलप नहीं हो पाए हैं, जिसके वजह से आप क्या मिलेगा आपको कि फ्रेगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस द स्टेट, स्लो यूनिफॉर्म एडॉप्शन। तो जो सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई थी, उस एजुकेशन के पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए अब मान लो वहाँ पर ये सब सुविधा है नहीं, वहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, एक असेसमेंट फ्रेमवर्क नहीं है, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो सरकार को पता ही नहीं लगता कि ये हमारी स्किल कहाँ पर इंप्लीमेंट हुई है और कहाँ पर नहीं हुई है। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसको बहुत लाइटली ले रहे हैं और बहुत धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इवन 5 साल हो गए, लेकिन 5 सालों के अंदर भी फुल फ्लेजेड अभी ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो ये हमारे क्या है, चैलेंजेस है जो कि हमें देखने को मिलते हैं। अब इन चैलेंजेस के बाद हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड पॉइंट की, यानी कि अगर हम अपनी इस नई एजुकेशन पॉलिसी को, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अगर हम इसको अच्छा करके लिखना चाहें, इसको और बेटर कर सकते हैं, तो हमारे आइडियाज़ क्या क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकार को जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ना वो और बढ़ानी चाहिए थी इन एजुकेशन के फील्ड में। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेजिंग एजुकेशन एक्सपेंडिचर एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी, यानी कि सरकार को जीडीपी का कम से कम 6% जो एक्सपेंडिचर है ना वो एजुकेशन के ऊपर करना चाहिए, जिससे कि हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कॉलरशिप को एंड टीचर ट्रेनिंग के अंदर या फिर रिसर्च फंडिंग के अंदर उसको इन्वेस्ट कर पाए। दूसरा हमारा सुझाव क्या हो सकता है कि ब्रीजिंग द डिजिटल डिवाइड, यानी कि सरकार क्या कर सकती है,
या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो डिजिटल डिवाइड है ना, उस चीज़ को हम उस गैप को हम ब्रिज कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अफोर्डेबल डिवाइसेस, रूरल कनेक्टिविटी, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड ऑफलाइन कंटेंट एक्सेस, ये सभी चीज़ें क्या करनी चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सपेंड करनी चाहिए, जिसके वजह से जो एजुकेशन है वो सभी के लिए इक्विटेबल हो सके और सभी उस एजुकेशन का फायदा ले सकें। ठीक है, फिर हमारे पास आता है क्या, तीसरा रिफॉर्म जो कि हम दे सकते हैं वो है टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि जो टीचर की कैपेसिटी है उसको भी थोड़ा सा पुश करना है, बढ़ाना है। उसमें क्या हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मेंटरिंग एंड परफॉर्म्ड लिंक्ड इंसेंटिव हम क्या कर सकते हैं, यहां पर दे सकते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कहाँ था मैं, जस्ट वेट, यहां पर था, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ये सब चीजें हम पढ़ रहे थे ना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं वापस से, जो हो गया। कह रहा है कि टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब टीचर की कैपेसिटी को भी हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जहां पर हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट करा सकते हैं टीचर का, उनको मेंटरिंग एंड परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव दे सकते हैं, जिसके वजह से जो टीचर की क्वालिटी है ये सब चीज़ें इनहेंस हो जाएंगी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है स्ट्रेंथिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स है ना, इनको भी क्या करने होंगे, स्ट्रेंथन करने होंगे, जैसे कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सिविल सोसाइटी कैन इंश्योर द यूनिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग, यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अपना जो एक कोऑर्डिनेशन हो सकता है सिविल सोसाइटी के साथ, ये सब चीज़ें अगर एक जगह पे आए, एक साथ काम करना स्टार्ट करें, तो जो हमारी ये यूनिफॉर्म पॉलिसी है, इसको हम इस पॉलिसी को यूनिफॉर्मली हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर आता है फोकस ऑन इंक्लूजन एंड इक्वलिटी, हमें फोकस करना चाहिए कि जो हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, जो चीज़ें हैं जिन्हें हम टारगेट कर रहे हैं, उनको हम क्या कर सके, इंक्लूड कर सके अपने प्रोग्राम के अंदर। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर द मार्जिनलाइज ग्रुप, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज ला सकते हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, एंड हम अपने ड्रॉप आउट के रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी इंप्रूवमेंट है, पार्टिसिपेशन है, उसको हम और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, रिसर्च एंड इनोवेशन इन अ हायर एजुकेशन, यानी कि जो हमारा रिसर्च हो गया एजुकेशन के अंदर या हायर एजुकेशन के अंदर, रिसर्च और इनोवेशन, उसके अंदर हम और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, और पैसे कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, और उसको और भी ज़्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनकरेज द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जो हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है अलग अलग इंडस्ट्री के साथ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ, दुनिया की इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड ऑटोनोमस रिसर्च फंडिंग विल इनहेंस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि अगर हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं, इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम करते हैं, ऑटोनोमस रिसर्च फंडिंग करते हैं, तो इससे हमारे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, इनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, और इससे हमारे इंडिया का एजुकेशन और फर्दर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे सजेशन है जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी को और बेटर बनाने के लिए दिए जा सकते हैं या करे जा सकते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन के अंदर कि हम यहाँ पर अपना कंक्लूजन क्या दे सकते हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। तो हमारा कंक्लूजन ये हो सकता है कि 5 ईयर आफ्टर इट्स एडॉप्शन, यानी कि जो हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसके 5 साल पूरे होने के बाद, लेट द फाउंडेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव एंड इंक्लूसिव इकोसिस्टम एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इसने क्या करा है, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की जो नींव है वो भारत के अंदर रखी है। वाइल सिग्निफिकेंट अचीवमेंट आर एविडेंट इन अ करिकुलर रिफॉर्म, यानी कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट हमें देखने को मिला है इन द करिकुलर रिफॉर्म, डिजिटल लर्निंग एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अभी भी चैलेंजेस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में है एंड इक्विटी में है, टीचर की कैपेसिटी के अंदर है, एंड फंडिंग रिमेन, यानी कि आपको बहुत सारी जगहों पर कहीं ना कहीं अचीवमेंट भी देखने को मिली है जब हम बात करते हैं करिकुलम रिफॉर्म की, डिजिटल लर्निंग की, वोकेशनल इंटीग्रेशन की, लेकिन हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, इक्विटी की, टीचर कैपेसिटी की, एंड फंडिंग रिमेन अभी भी कैसा है, चैलेंजिंग फेज में ही है। द सक्सेस ऑफ NEP 2020 डिपेंड ऑन सब्सटेंट पॉलिटिकल विल, coordinated governance, robust financial and culture of the innovation and inclusion in education. By addressing these challenges, India can build an education system that equipped learner with the critical thinking, creativity, skill and value, ठीक है, skill and value ensuring not
ओनली एम्प्लॉयमेबिलिटी बट ऑल्सो होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट। नई एजुकेशन पॉलिसी इसलिए रिप्रेजेंट करती है हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी को, ताकि वो इंडिया के नॉलेज को, इकोनॉमी को, सोशल प्रोग्रेस को क्या कर सके, आगे बढ़ा सके और आगे लेके जा सके। तो ये देखो, कहने का मतलब यही है कि जब भी आप कंक्लूजन लिखते हो, थोड़े पॉजिटिव पॉइंट लेने होते हैं, थोड़े नेगेटिव पॉइंट लेने होते हैं, फिर उनको मिला के एक बैलेंस करके लिखना होता है। वही है, इसके अंदर कुछ लिखा है नहीं। यहाँ पर मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ये यही कह रहा है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके 5 साल पूरे होने के बाद हमें पता लग रहा है कि इसने भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और नई एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी है। इसने बहुत सारे अचीवमेंट भी दिखाए हैं, जैसे कि करिकुलर रिफॉर्म हो गया, डिजिटल लर्निंग हो गया, या फिर वोकेशनल इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन साथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसके इक्विटी, इसका टीचर कैपेसिटी होना, या फिर इसके फंड में कमी आना। अब देखो, जो हमारी इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो सक्सेस है ना, वो डिपेंड करती है पॉलिटिकल विल पर, यानी कि राजनीतिक पार्टियां कैसा क्या करती हैं, क्या सोचती हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है, किस तरीके से हम अपनी फाइनेंसिंग को और भी अच्छा करते हैं, और हमारा कल्चर ऑफ इनोवेशन जो है वो कितना अच्छा हो पाता है एजुकेशन के अंदर। अगर जो प्रॉब्लम हमने ऊपर देखी उनको हम एड्रेस करते हैं, तो जो हमारा भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे नए नए लर्नर्स को क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, स्किल, वैल्यू इंश्योरिंग और एम्प्लॉयबिलिटी एंड इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी सिखाएगी। इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी को हम कह सकते हैं कि इसके वजह से आने वाले इंडिया के अंदर जो इंडिया की इकोनॉमी है, जो नॉलेज इकोनॉमी है, वो फर्दर इंप्रूव होगी और आगे आने वाले दशकों के अंदर इंडिया और भी बेटर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस कंक्लूजन को लिख सकते थे। तो ये था आज का हमारा ऐसे, जो कि हमने देखा नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। आई नो 40 मिनट चले गए हैं, बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में या तो रिपोर्ट पूछी जा सकती है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है। एंड साथ में अगर नहीं भी पूछा जाएगा ना, तो इतनी इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो कोई एजुकेशन का टॉपिक, एजुकेशन थीम तो है ना जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो एजुकेशन का कोई टॉपिक आ ही गया, तो अगर आप ये डेटा लिख के आओगे तो क्या वो को नंबर नहीं देगा? अरे देगा ना भाई, 100% देगा, ठीक है ना। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी था। बाकी आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है देन हैट्स अप टू यू। जिन्होंने नहीं देखा, बीच में छोड़ दिया, यार आप भी अच्छे हो, ठीक है, मैं नहीं कर रहा कि आप खराब हो, लेकिन हाँ कम से कम ये पढ़ लेना यार। आपके लिए टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, तो कम से कम ये पढ़ लेना। इसको पढ़ने के बाद यू विल रियलाइज कि हाँ आपने कुछ तो पढ़ा है और आपने क्या मिस करा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।